रसायन विज्ञान के भाग 4 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में मैं लेकर के आया हूं परमाणु संरचना से कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। इन प्रश्नों की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसकी लिंक मैंने यहाँ पर दे दी है डिस्क्रिप्शन में। और जितने प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ उन सभी प्रश्नों की एमसीक्यूज टेस्ट है और आप उन प्रश्नों को साथ साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुकी हैं, चाहे वो विज्ञान के रसायन विज्ञान का हो, जीव विज्ञान का हो या भौतिकी का हो। इसके अलावा इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित तथा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की भी वीडियो मैंने यहाँ पे डाली हुई है ऑलरेडी। तो उन सभी वीडियोस को भी आप जा करके देखिए। प्लेलिस्ट में सारा का लिस्ट मैंने बना के रखा है। सारे वीडियोज जीके बेस्ड है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर के साथ साथ टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ से आपको वीडियो के पीडीएफ और लिंक मिल जाती है। तो चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका ऑप्शन थॉमस डी ब्रॉगली, रदरफोर्ड और बोर्स है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, जिसका आंसर है डी ब्रॉगली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है परमाणु यानी कि एटम। क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं और उन सभी का छोटा छोटा जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना, उसे हम परमाणु कहेंगे यानी कि एटम कहेंगे। चलिए, भारतीय इतिहास में देखा जाए तो महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले संज्ञा दिया था। इसके बाद रदरफोर्ड और आगे के बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। देखिए, स्वतंत्र रूप से रहने की बात करें तो परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जैसे कि अगर हम परमाणु की बात करें तो ये इनसे मिलकर ही बड़े एलिमेंट्स बनते हैं और उनसे मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सबसे छोटा होने की वजह से भी ये एक्चुअली देखा जाता है कि इसकी एग्जिस्टेंस काफी रेयर होती है, बट ये रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में। और इसको बताया किसने था, डाल्टन ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है ना। कोई परमाणु है यानी कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया या फिर कोई भी ऐसा परमाणु, तो उसकी रासायनिक व्यवहार यानी कि वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब ऋणायन या धनायन होगा, सब कुछ किन बातों पर डिपेंड करता है। वो मेटल है, नॉन मेटल है, हर चीज। तो ये डिपेंड करता है उसके इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। यानी कि ये अगर न्यूक्लियस होता है और ये कोई एलिमेंट है तो इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बने होते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही यहाँ पर पता चलता है कि वो जो एलिमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है। देखिए, किसी भी एलिमेंट की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, इनकी एक परमाणु संख्या होती है और एक द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु संख्या होती है जो इनके न्यूक्लियस, इनके ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही पता चलता है इनकी परमाणु संख्या। लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो इनके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है वो कुल मिलाकर के इनका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं ना। तो देखिए, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है और उसकी द्रव्यमान संख्या भी होती है। लेकिन इन द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान के अंतर को हम द्रव्यमान की छति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान का और आवेश नहीं होता है ना। न्यूक्लियर कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों में से अगर आवेश रहित परमाणु की बात करें, आवेश रहित एलिमेंट की बात करें, तो वो कौन सा है, न्यूट्रॉन होता है, जो कि किसी भी न्यूक्लियस के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका न्यूट्रॉन जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी कुल ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, गलत है। शून्य से अधिक कोई मूल्य हो सकता है, ऐसा नहीं है। कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है, वो सदा धनात्मक होती है। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है ना। देखो नाभिक के आकार का आकलन सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया था जब इनके ऊपर अल्फा कणों की बॉम्बार्डिंग की गई थी। ठीक है, तो अल्फा कण जब इनके ऊपर इस फॉइल के ऊपर से गई थी तो कुछ सीधी निकल गई थी, कुछ मूव कर गई थी और कुछ यहाँ से बैक आ गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे नाभिक के आकार के बारे में बताया था अल्फा कणों की वजह से। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ठीक है, तो नाभिक धनावेशित होते हैं इसके बारे में किसने बताया था, तो रदरफोर्ड ने बताया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है। देखो परमाणु भार को अंतरराष्ट्रीय मानक निकालने के लिए कार्बन 12 का हेल्प लिया गया था और इसी के अकॉर्डिंग किसी भी पदार्थ या फिर किसी भी परमाणु का भार कितना होता है वो पता किया जाता है। और किसी भी परमाणु का अगर एक एलिमेंट की भार की बात करें तो वो कार्बन एटम के 1/12 भाग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है ना। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है ये आपको बताना है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है। देखिए नाभिक की अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो परमाणु क्रमांक से कम नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। बिल्कुल परमाणु का द्रव्यमान संख्या हमेशा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा ही होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी हमेशा ही, इसलिए सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा ही रहता है। ठीक है, आगे प्रश्न है निम्न में से किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आणविक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था इसके बारे में आपको बताना था, तो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने परमाणुओं की आणविक सिद्धांत के बारे में व्याख्या की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रोटॉन की ऊर्जा संवेग तथा वेग में सही संबंध क्या है ना। देखो प्रोटॉन की ऊर्जा अगर हम P की बात करें, प्रोटॉन की संवेग तो वो वहां पर ऊर्जा यानी कि E/c के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर संवेग बराबर ऊर्जा बटे में वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, ऐसा बताया था पॉली ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ठीक है, रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो इसका जो संबंध है वो चक्रण से है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अगर नाभिक की बात करें तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से चक्कर लगाते हैं उस परमाणु की उतनी ज्यादा चुंबकीय शक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सन अर्थ जो है मूव करता रहता है बहुत तेजी से, इसकी वजह से भी अर्थ की जो फोर्स है वो सन के ऊपर लगती है। उसकी चुंबकीय शक्ति का राज इसी में है कि अर्थ जो है वो चारों तरफ मूव करती है, इसलिए अर्थ के पास चक्रीय चुंबकीय शक्ति है। अगर अर्थ अपना घूमना बंद कर देगी तो उसकी चुंबकीय शक्ति जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं तो उनकी चुंबकीय शक्ति बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अविन्यासित की दिशा में विनिर्दिष्ट करता है उन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, आखिरी आज का 19वां नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण में निम्न में से कौन तय करता है। बिल्कुल रासायनिक गुणों की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व वो कैसा है, वो तत्व मेटल है या नॉन मेटल है या मेटालॉइड है ना, वो कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, ये सब कुछ उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिपेंड करता है। चलिए आज के अपने पहले आखिरी प्रश्न को देखते हैं जिसे पूछा गया है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बिल्कुल किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं, 8 से ज्यादा किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।